गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे लाइफ प्रोसेस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन में हम लोग अब आज देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग 8 क्वेश्चन देख चुके थे। आज 9वें से स्टार्ट करते हैं, जो पेज नंबर 101 पे तुम लोग को मिलेगा। क्वेश्चन है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। कहने का मतलब है कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डिजाइन कैसा है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को एब्जॉर्ब कर सके। तो पढ़े भी थे हम लोग जब, तो the small intestine has millions of tiny finger like projections। बताए भी थे कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन है, ये ल्यूमन में टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाई कहते हैं। ये विलाई क्या करते हैं? इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो यानी इस स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो बढ़ा देंगे तो सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाएगा। अगर ये ट्यूब है तो ट्यूब में अगर इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो इस ट्यूब का जो लेंथ, एक्चुअल लेंथ है, वो तो बढ़ जाएगा क्योंकि ये कॉइल फॉर्म इस फॉर्म में है। तो यही है विलाई। इसको हम लोग इधर से देखेंगे तो हमको ऐसा नजर आएगा और इधर से देखेंगे तो हमको इस शेप में नजर आएगा। तो ये करता क्या है? इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। किसके लिए? फॉर एब्जॉर्प्शन। कहां? तो विद इन द विलाई, जहां पे बहुत सारे ब्लड सप्लाई। दीज विलाई आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड। यानी यहां पे ब्लड बहुत ज्यादा अमाउंट में सप्लाई होता है। और ये करता क्या है? दैट एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। और हमारा जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, हमारी फूड बॉडी ने फूड को जो डाइजेस्ट किया उसको एब्जॉर्ब कर ले। और एब्जॉर्ब करके कहां ले जाए? तो ब्लड स्ट्रीम में। यानी कि हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो पहुंच जाए ब्लड में, और ब्लड में पहुंच के जहां जहां जरूरत है वहां तक डिलीवर हो जाए। एंड डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। यानी हर एक सेल जो काम कर रहा है उसको काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए थ्रू ब्लड पूरे सेल्स में पहुंच गया। यही है, कहता है कि जब डिजाइन इसका कैसा है। तो डिजाइन इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो मैक्सिमम डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है और वहां से ब्लड में आ जाता है और वो ब्लड पूरे बॉडी में हर एक सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 105 पे ही, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग रेस्पिरेशन। तो यानी कि हम लोगों का जो बॉडी है या हम लोगों को ऐसा क्या एडवांटेज है पानी में रहने वाले उस एनिमल्स की कंपैरिजन में विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन लेने में हम लोगों ज्यादा एडवांटेजियस हैं। किससे? तो जो एनिमल पानी में रहते हैं। तो कैसे? तो कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। बिल्कुल, हम लोग सांस कहां से लेते हैं? इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो एयर है, उसी एयर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और वही हम सांस में लेते हैं। जबकि एक्वाटिक एनिमल ऐसा नहीं करते। लेकिन एक्वाटिक एनिमल के आसपास क्या रहता है? पानी। तो एक्वाटिक एनिमल नीड टू यूटिलाइज ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन वाटर। यानी कि वो ऑक्सीजन लेंगे कहां से? तो पानी से। वो ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व रहता है। एयर कंटेन्स मोर ऑक्सीजन, और पानी की तुलना में हवा में ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज इन एयर इज हाई। यानी कि पानी की तुलना में हवा में ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा होती है। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल डू नॉट हैव टू ब्रीथ फास्ट। इसलिए हमको बहुत तेज तेज से सांस लेने की जरूरत नहीं है। एनिमल्स डू नॉट हैव टू ब्रीथ फास्टर टू गेट मोर ऑक्सीजन अनलाइक एक्वाटिक एनिमल। देख, पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो बार बार जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। देखा होगा मछली को हमेशा मुंह खोलती ही रहती है। यानी कि क्योंकि उनका बॉडी जो डिजाइन इस तरह का है कि उनको अपने बॉडी के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के लिए जो ऑक्सीजन, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, वो इसलिए उसको बार बार ऑक्सीजन लेना पड़ेगा क्योंकि उनके पास गिल्स है, हमारी तरह लंग्स नहीं है। एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल डू नॉट हैव टू शो वेरियस एडेप्टेशंस। बिल्कुल, यानी कि फिश हैज एडेप्टेड टू लिव इन वाटर। तो फिश का एडेप्टेशन की तरह हम लोगों में ऐसा कोई पर्टिकुलर बॉडी में ऐसा ऑर्गन नहीं है।
फॉर बेटर गैसियस एक्सचेंज, यानी बेटर गैसियस एक्सचेंज के लिए हमारे पास ऑलरेडी एल्वियोलाई है, लेकिन फिशेस के पास जो है वो गिल्स है। तो गिल्स उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पानी के थ्रू उसको नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जल्दी सांस लेती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी को मछली के बाहर रख दें तो वो ओपन करेगी गिल्स और माउथ, तो एयर अंदर जाएगा और वो गिल्स के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन उसकी नहीं, ऐसा नहीं कर पाती है वो, और वो मर जाती है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम लोग पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अगर पानी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन को हम सेपरेट करके सांस नहीं ले सकते। अगर पानी के अंदर हम सर डालते हैं तो हम दम घुट के हमारी मृत्यु हो जाती है, कारण यही है। लेकिन फिश को भी जब बाहर रखते हैं तो फिश बिल्कुल वही सिचुएशन उनके साथ भी होता है। जब पानी के बाहर मछली को निकालते हैं तो मछली भी मुंह तो खोलती है, ऑक्सीजन अंदर तो जाता है, लेकिन गिल्स उस एयर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, यानी कि एडेप्टेशंस। थर्ड क्वेश्चन है पेज नंबर 105 पे ही, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। हम लोग देख रहे थे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किस किस पाथवे के थ्रू होगा। तो ग्लूकोज सबसे पहले पढ़े भी थे हम लोग कि ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा किसमें, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होगा। किसमें होगा, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा सबसे पहले पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में। तो पायरुवेट या पायरुविक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन होगा, इज फर्दर ब्रोकन डाउन बाय डिफरेंट वेज, और क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी। तो ग्लूकोज सबसे पहले टूटा का किसमें, तो पायरुवेट में। कहां, तो साइटोप्लाज्म में। लिखे भी है ग्लूकोज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इन सेल साइटोप्लाज्म, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटेगा और टूट के बन जाएगा पायरुविक एसिड या पायरुवेट। तो ये हुआ। अब ये पायरुवेट अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से टूटेगा। तो कैसे, अगर हम माइक्रोब्स की बात करें तो लाइक यीस्ट, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये क्या करेगा, इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ CO2 भी देगा और एनर्जी तो देगा बहुत ही कम अमाउंट में, यानी 2 ATP बनेगा। अगर यही पायरुविक एसिड या पायरुवेट ह्यूमन सेल में इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अगर ये रिएक्शन होगा तो ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाएगा, ये सेल के साइटोप्लाज्म में ही फर्दर टूट जाएगा और टूट के बन जाएगा लैक्टिक एसिड और वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, दैट इज 2 ATP। इसको कहते हैं, जिसमें कि लैक्टिक एसिड की वजह से मसल क्रैम्प या मसल पेन भी होता है। अब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट भी हो तब ये पायरुविक एसिड कहां चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2, H2O एंड 38 ATP, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, जो कहता है हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होते हैं ह्यूमन में कैसे। तो कहते हैं कि हम लोगों के ब्लड में पता है एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है, तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ऑल बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि हमारा ईच एंड एवरी सेल जो सांस ले रहा है उस सेल तक पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन को हमारा हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ व्हीकल और कैरियर। कैसे, तो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है कि इट कैन अटैच 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद देम, यानी कि 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेगा और पूरे सेल तक पहुंचाएगा। अब इसी चीज को देखते हैं, द हीमोग्लोबिन पिगमेंट कैन अटैच 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन अटैच 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रेकिंग एंड दस फॉर्म्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन, सॉरी दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रीदिंग। जो कि हम सांस लिए तो सांस में क्या था, एयर जो हम हमारे अंदर बॉडी के अंदर गया, दैट वाज ऑक्सीजन।
तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा और हमारा जो ब्लड है वो बन जाएगा अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। जैसे ही ऑक्सीजन कंबाइन हुआ हीमोग्लोबिन के साथ तो अब ब्लड जो हो गया वो कौन सा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल बॉडी सेल्स, यानी पूरी बॉडी सेल्स के पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कौन करवाया, तो विद द हेल्प ऑफ हार्ट और बाय हार्ट। आफ्टर गिविंग ऑक्सीजन, यानी जहां ऑक्सीजन पहुंचा एक्सचेंज, तो इसने ऑक्सीजन दिया और एज अ रिटर्न लिया क्या, तो CO2। आफ्टर गिविंग ऑक्सीजन ब्लड टेक्स अवे कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन देने के बाद ब्लड CO2 को ले लेता है, विच इज द एंड प्रोडक्ट, और एंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट ये है। तो CO2 H2O 38 ATP, ATP तो कहीं और चली गई एनर्जी के लिए, काम करने के लिए। ये जो CO2 बचा, ये CO2 वो लेके वापस आ गया। नाउ ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन जब ले लिया गया तो यानी जब ऑक्सीजन कंबाइंड था तो कहलाया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ऑक्सीजन चला गया तो कौन सा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, यानी अब ऑक्सीजन उस ब्लड में ज्यादा अमाउंट में नहीं है। तो नहीं है तो वो ब्लड कहलाएगा डीऑक्सीजनेटेड और वो उसको CO2 को लाके फिर वापस एटमॉस्फेयर में हम लोग इसको छोड़ देते हैं थ्रू लंग्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड। अब फिर इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन ये भी हो गया, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बीइंग। तो हमारे लंग का डिजाइन कैसा है, टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि कैसे मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय द ब्लड। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन कर रहा है, तो ब्लड कर रहा है। कहां पे, तो द प्लेस दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई, यानी यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एल्वियोलाई, जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड सप्लाई रहता है। दस एल्वियोलाई आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि एल्वियोलाई ही ऐसी जगह है जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है। ईच लंग कंटेन अबाउट 300 to 350 मिलियन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बारे में बताए भी थे कि इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जो बबल की तरह होता है, फूलते हैं, पिचकते हैं। तो यहां पे हर लंग्स में अबाउट 300 to 350 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं और वो 350 मिलियन एल्वियोलाई इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया। अगर इस पूरे लंग्स को अगर एक एक एल्वियोलाई को 1 by 1 अगर लगाया जाए तो नियर अबाउट इट्स फुटबॉल स्टेडियम के साइज का हम लोगों का लंग्स का एरिया कवर कर लेगा। तो सच अ ह्यूज एरिया। तो यानी कहता है 3 to 350 बिलियन एल्वियोलाई विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, किसके लिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच मेक्स प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन मोर एफिशिएंट। यही कारण है कि पूरी बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ब्लड कलेक्ट करके हम लोग इसको थ्रू आउट भी कर देते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनदर क्वेश्चन दैट इज जो पेज नंबर 110 पे होगा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं इन ह्यूमन बीइंग। और ये पर्टिकुलर करके दिया कि हम लोगों में, ह्यूमन बीइंग में, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट करते क्या हैं। तो कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग आर, तो कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन कौन हो गए, तो हमारे हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। ये 3 चीजें हो गई जो कि ट्रांसपोर्टेशन को कैरी आउट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा हार्ट। तो हार्ट करता क्या है, इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हेल्प करता है और साथ ही साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव भी करता है। कहां से, तो वेरियस बॉडी पार्ट्स, कई सारे बॉडी पार्ट से मिलके हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और इसको वो करता क्या है, लंग्स में भेज देता है। क्यों, फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट, नाउ द ब्लड, हार्ट तक समझ गए। अब हमारा ब्लड क्या करता है, ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स, हमने जो फूड खाया उसको भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, इतने सारे काम
ब्लड कर रहा है। और साथ ही साथ इस ये ब्लड फ्लो किस में हो रहा है, तो ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स कौन कौन हो गए, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये करते क्या है, तो ये ब्लड कैरी करते हैं कहां से, आइदर अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ ब्लड को लेके जाते हैं, और पूरे बॉडी पार्ट से वापस ब्लड हार्ट को लाके देते हैं। देखो तो कैरी ब्लड आइदर अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन और फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स बैक टू द हार्ट, यानी कि हार्ट से पूरी बॉडी तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम और पूरी बॉडी से वापस हार्ट में लाने का काम किसके थ्रू होगा, तो ब्लड वेसल्स, यानी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज ही ना करेंगे। तो यानी आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज ब्लड को कैरी करने का काम करेंगे, यानी इसी पाइपलाइन के अंदर ब्लड फ्लो होगा। बाकी ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।